यदि आप तो प्रैक्टिस काफी ज्यादा करेंगे तो फिर सब नॉर्मल लगने लगता है। तो आपका क्या शुरू से ही मार्क्स बहुत अच्छे आने लग गए थे क्या, कि मतलब कैसे इंप्रूव करना चाहिए? टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो शुरू से बताइए कि कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और कैसे एनालिसिस करना चाहिए, और कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहिए। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि सबको उम्मीद लगे अच्छे, तो 2019 गेट मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया, मेरी 656 रैंक है जब मैं पहली बार। मुझे ये, देखिए अगर आप अपने मन से पूछेंगे तो आपको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आ रही है। जब मैं 2019 656 रैंक लाया तो मुझे एक बात समझ आई कि यार जो आता है वो तो आता ही है, यदि जो नहीं आता उसमें मैंने मेहनत कर ली तो फिर गेम ओवर है, फिर मेरे लिए कुछ बच नहीं जाएगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे जो नए ऐड हुए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, तो कम्युनिकेशन, तो मुझे साफ साफ अपने मन से पता था कंट्रोल, तो मैंने इन सब में प्रिपेयर नहीं कर पाया। मैंने कहा अगर ये सब मैंने पढ़ लिए तो जैसे ही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मुझे नहीं हुआ, मैंने उठा करके सबसे पहले यही सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया जो मुझे नहीं आते हैं। मैंने उनकी लिस्ट बनाई और एक एक सब्जेक्ट को 15-15 दिन दिए मैंने, कि 15 दिन में पूरे नोट्स पढ़ूंगा, पूरे गेट का ही करूंगा और आराम से टाइम लेकर के इन सब्जेक्ट को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता था अगर ये सब मुझे आ गए तो मैं कहीं नहीं अटकना। वो ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगता है जुलाई अगस्त के बाद में ऐसा हो गया था कि उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरी आदत है कि मैं दिन को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ता था, क्योंकि मुझे ईएस भी देना था। तो मैं क्या करता, उन्हीं 15 दिन में जब एक टेक्निकल पढ़ रहा हूँ तो 15 दिन में एक नॉन टेक की किताब पढ़ता था। अब 15 दिन में तुम रोज 10 पन्ने भी किताब पढ़ोगे तो 150 पन्ने की किताब तो तुम आसानी से पढ़ सकते हो। और जब किताब पढ़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एथिक्स में आपको पीएचडी करनी है, ऐसा हम्म। तो किसी का एम नहीं है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि यार इससे क्या कैसा क्वेश्चन बन सकता है नॉन टेक में। तो मैं उस तरह की चीजें नोट्स बना लेता था। तो मैंने एक पूरी कॉपी नॉन टेक की अलग से नोट, तो मेरा ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास तो कोर्स खत्म हो गया नॉन टेक का, कि भाई क्योंकि 15-15 दिन में आप 3 महीने 4 महीने में 7 से 8 सब्जेक्ट खत्म। और उधर मेरे जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आते थे उनमें भी मैं वैसा कंफर्टेबल हो गया जिनमें मैं पहले से था। बाकी सब्जेक्ट में जैसे नेटवर्क में, मैथ्स में, एफटी में, इन सब में मैं काफी कंफर्टेबल था। अब जो नहीं आते थे उनमें भी मैं वैसा हो गया। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अब सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। और मैंने वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा स्कोर करना। तो पहला पेपर काफी अच्छा स्कोर, फिर वो जैसे ग्राफ आता ही है कि आप एक बार मेरा काफी अच्छा स्कोर किया फिर घटने लगा। अब वो मेरे को लगने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। बट ऐसा नहीं था, मुझे लगा कि वो शायद पेपर ही टफ थे या कैसा सेट हो रहा था। ठीक है, वो वापस जब टोटल की टेस्ट सीरीज आई तो भी मेरे मार्क्स उतने ही स्कोर हो रहे, 270, 280, 300 प्लस। तो मुझे लगा कि भाई प्रिपरेशन सही सेट लेवल पे है और मैं सही जा रहा हूँ। बस मैं ये करता था कि हर आप जब टेस्ट सीरीज का पेपर देंगे ना, तो अब जैसे 500 नंबर का पेपर है ना, तो आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते टाइम पूरा कर पाएंगे, लेकिन जब घर आकर के आप उसका एनालिसिस करेंगे तो वो क्वेश्चन जरूर करने हैं जो आपके गलत हुए प्लस जो नहीं कर पाए उनको भी एक डायरी में लिख लो। मेरे पास वो पूरी पूरी डायरी सेट है मेरे पास अभी भी, कि जो नहीं आता था, जो गलत हुआ, मैं उसके सॉल्यूशंस निकाल करके उसको लिख लेता था साथ साथ। अब फिर मैं जब अगला पेपर देने जा रहा हूं तो मैं उस डायरी को पढ़ता था कि यार ये नहीं आया, इन सब्जेक्ट में इसको भी रटना है, प्लस जो मेरा तैयार है उसी को लेकर के जाना है। मैं एक के बाद एक सेकंड पेपर में फिर डायरी का क्वेश्चन लिखा, इस पेपर में क्या गलत हुआ वो सब लिख लिया। फिर थर्ड पेपर गया, फिर क्वेश्चन लिखा। तो लास्ट तक आते आते तो मुझे लगा कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना सब करके जा रहा हूँ तो कुछ तो होगा ही, और होता है। बहुत सही सर। मतलब आपसे बात करते हुए ना, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, आप थोड़ा छुट्टी वुट्टी भी लेते थे कि नहीं लेते थे? मतलब किस तरीके का रहता था आपका दिनचर्या? आप अगर तैयारी करते थे, दिन में कितना देर पढ़ा करते थे, छुट्टी कब लेते थे, सैटरडे संडे ऑफ लेते थे, किस टाइप की आपकी तैयारी रहती थी? कुछ तो बताइए इसके बारे में। सर देख, मेरे साथ ऐसा है कि मैं काफी डिसिप्लिन हूँ, पर्सनली डिसिप्लिन तो काफी ज्यादा हूँ। हम्म। स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे खेलने का बहुत शौक है। हम्म। तो मैं जहां रह करके मतलब प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरी एक आदत है कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ। पता नहीं वो हम्म। किसी के सेट होता है, तो मैं एक टाइम टेबल बना करके ऐसे लिख लेता हूँ कि भाई, एक दूसरी बात ये है कि आपको एग्जाम से 3 घंटे बैठना है। तो जब भी पढ़ने बैठता था मैं, तो 3 घंटे पहले नहीं उठता था। मुझे वो हर बार आइडियोलॉजी सेट रहती थी कि 3 घंटे एक साथ ब्रेन चलाने की आदत डाल लो। वो एनालिटिकल सेट ही करना था मुझे। तो मैं हमेशा जैसे ब्रेक करता था कि भाई आप सुबह 6 बजे उठना है। मैं गांव साइड से हूँ तो मैं जल्दी उठने की आदत है, मैं रात को पढ़ नहीं पाता, और शाम के 5 बजे बाद मैं पढ़ ही नहीं सकता, वो मेरी हैबिट में ही नहीं है। तो मैं हाँ। सुबह से लेकर के 5 बजे तक मैंने पढ़ा, शूज पहने, खेलने गया, खेल के आया, अब बस रात को फिर वापस से जो दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया। बहुत है। हम्म। तो हम्म। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। बस हाँ, जैसे स्कूल सिस्टम चलता है कि अब हर एक सब्जेक्ट को लेके 3 घंटा पहले, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं सोशल मीडिया में फोन चलाता ही नहीं हूँ, तो फिर टाइम ही टाइम है। आप सुबह नहाने से पहले, मैं मतलब 12-1 बजे के आसपास जब मैं नहाता था, तो मेरा टाइम फिक्स था कि नहाने से पहले मेरे 5 से 6 घंटे पढ़ने के टेक्निकल सब्जेक्ट पूरा हो जाता था। हम्म। जब मैं 6-6 घंटा टेक्निकल सब्जेक्ट नहाने से पहले पढ़ा, और उसके बाद खाना ना खा के सो के उठने के बाद 3-3 घंटा मैंने नॉन टेक सब्जेक्ट पढ़े। हम्म। अब वो 5-6 बजे, 5:30 बजे के आसपास मेरा सीन खत्म। मेरे को, मैं भी खुश कि भाई बस ठीक है, इतना 6 घंटे वो पढ़ रहा हूँ, 2-3 घंटे ये पढ़ रहा हूँ, बहुत है, इससे ज्यादा क्या जरूरत है। और बस खेलने गया, खेलने आने के बाद में बस जो पूरा दिन पढ़ा उसको कॉपी बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करता था क्या क्या पढ़ा, और जो भी मेरे दोस्त थे उनको सुनाता रहता था।
कि देखो कुछ फॉर्मूला पूछा, कुछ और पूछा उनसे, तो बस ऐसे करके वो ठीक है, वो प्रिपरेशन टाइम टेबल के हिसाब से चलता था। मुझे ये फिक्स था कि जैसे 7 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो करना ही है। आज संडे बस एग्जाम है, उस दिन मैं फ्री होता था कि आज एग्जाम देके आना है, आज ठीक है कुछ नहीं करना है, बस पेपर देके आना। सही सर, यू आर अ मैन ऑफ डिसिप्लिन। मतलब आपको पूरा वैसे ही लग रहा है कि हर एक चीज के लिए डिफाइंड है और इस चीज को इतने में कर रहा है। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है ना, आप जिनके साथ खेलते होंगे ना, वो लोग थोड़ी देर देख रहे हैं यार ये तो रोज खेलने आता था, इस वजह से पेपर निकल गया, ऐसा कुछ रिएक्शन रहा होगा आपके दोस्तों का? अभी मैं उन्हें मिला नहीं हूँ, बट उन सबको भी मेरे ऊपर बहुत भरोसा था कि वो ये कहते थे मैं खेलता भी काफी अच्छा हूँ। मैं मतलब मैंने 5 बार स्टेट खेला है लगातार स्कूल टाइम पे, अलग अलग स्पोर्ट्स में 5 अलग अलग स्पोर्ट्स में 5 साल लगातार स्टेट खेला है। तो मुझे खेलने का, तो उन्हें ये पता था कि अरे यार ये आता है, मैं खेलने में अच्छा हूँ, तो उनको ये होता था कि जल्दी से जल्दी ये खेलने आए, कि उन्हें उस तरह की फीलिंग होती थी। जब मेरा रिजल्ट आया तो वो कहते हैं कि यार तू खेलने में भी ठीक है, तू पढ़ने में भी बोले इतना हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। दूसरा फिर उन्हें भरोसा जुड़ गया था सबको। जब मेरा ईएस का मेंस निकला तो किसी भी एक बंदे ने, मुझसे खेलने वाले ने ये नहीं कहा कि तेरा इंटरव्यू नहीं निकलेगा। उन लोगों को मुझ पे इतना विश्वास है, मेरे सारे दोस्तों को मुझ पे इतना विश्वास हो गया था कि बॉस आपका तो निकलेगा ही। संदीप भैया हो गए थे हाँ बताइए। उनको ये था कि भाई आपने जिस तरह से डिसिप्लिन प्रिपरेशन किया है ना, आप नहीं अटकेंगे। वो उन्हें पूरा विश्वास था सभी को। जब मेरा रिजल्ट भी आया तो कई दोस्तों मेरे जैसे, उन्होंने इतना नॉर्मल रिएक्ट किया कि अरे इसमें क्या है, बोले मुझे तो पता था कि तो निकलेगा ये। तो आपके लिए आपका मतलब ऐसा कोई लंबा ब्रेक हुआ था क्या इस प्रिपरेशन के बीच में, कि थोड़े दिन आप नहीं पढ़ पाए थे या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया? एक ब्रेक बस जब आया, जब 2019 रिजल्ट खराब आया वो 656, तब मुझे लगा कि कुछ सोचना चाहिए कि देखो यदि आपको ये पता लग गया ना कि कमी क्या है, तो बस बेहतर है कि उसी पे काम करो। तो मैं जब जयपुर शिफ्ट हुआ उसके बाद में मैंने कहा अरे कुछ तो गड़बड़ है, तो उस टाइम पर बस मैंने 15-20 दिन के आसपास ब्रेक लिया कि काफी हेडेक हो गया है और एग्जाम सब नेक्स्ट ईयर है। दूसरा वो बीच के अंदर जैसे आरआरबी का पेपर आया, अब वो बार बार मेरे दिल के ऊपर ये चोट लग रही कि देना है कि नहीं देना है। वो जेईएन का पेपर था, आरआरबी जेई, इसमें सब दे रहे हैं, तो मेरा ईगो हर्ट होता था कि यार मेरे दोस्त तो सारे ईएस बन के बैठे हैं, मैं क्या जेई से घुसूंगा। मैंने कहा ये तो मैं तो अंत तक मेरे फैमिली मुझे प्रेशर करती रही कि पेपर दे दे, मैं उनको मनाता रहा कि नहीं देना है, और मैं पेपर देने गया ही नहीं। तो कुछ तो मुझे विश्वास था कि अरे नहीं, कि जब तक मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि पहली बार जब मैंने गेट अटेम्प्ट किया तो साफ ऐसा लगता था कि कुछ कमी रह गई है मेरी तरफ से ही। जब मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि यार मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, उसके बाद मैं हार मान लूंगा, चाहे उससे पहले तो नहीं मानूंगा। कुछ भी हो जाए कि मुझे लगे यार मैंने पढ़ा फिर नहीं दिया, फिर नहीं हो तो एक ठीक बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मेरी तरफ से ही कमी है, तो फिर तो मैंने कहा ये जस्टिफाइड नहीं है। बहुत सही सर, बहुत सही। आपके लिए हर चीज डिफाइंड है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप, कई लोगों को ना सर देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जिनको ना क्लियर नहीं रहता है, उनको दुनिया बताती है कि क्या करना चाहिए, तुम ये नहीं हो रहा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। एक डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं आपके जैसे, जो सब कुछ पता रहता है, मैं इसको करूंगा नहीं होगा फिर इससे जाऊंगा, इससे पहले मैं उस चीजों को नहीं देखूंगा। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है सर। अब लास्ट में आप मेरे को थोड़ा सा बताइए कि इंटरव्यू की अगर हम लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से किया जाए इंटरव्यू की तैयारी, और किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए? आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिलाए हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में बताइए और आगे क्या क्या था? यूपीएससी इंटरव्यू इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टेक्निकल इंटरव्यूज। मतलब जबकि इस बार तो क्या हुआ कि दिसंबर में मेंस का रिजल्ट है, मार्च में इंटरव्यू हुआ है, तो आपको 3 महीने का टाइम मिला। अब क्या होता है कि मेंस के बाद में आपको एक फॉर्म भराया जाता है जिसे डीएएफ या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। तो उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है कि आप हॉबीज क्या है, एक्टिविटीज क्या है। तो एक नॉर्मल ट्रेंड है कि उस डेफ में या जो डीएएफ में आप भर रहे हैं उसकी आपको हर तरह की जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट पढ़ लिया। अब इस जगह एक अलग अलग आइडियोलॉजी है। कुछ ये कहते हैं कि जैसे, बट वो मेरे साथ तो फॉलो नहीं हुआ, बट वो ठीक है, वो सब कि पहला तो आप उस डीएएफ को अच्छे से प्रिपेयर करिए कि ठीक है आपका नाम वाम ये सब बातें। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उस तरफ से ठीक है, थोड़ा बहुत वो थोड़े दिन में अंदर हो जाता है, 5-7 दिन के अंदर एक बार लिखने के, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय करंट टेक्निकल डेवलपमेंट क्या चल रहा है तुम्हारी ब्रांच का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट नहीं पूछा जाएगा, सिंगल स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना इट वाज सो हाई टेक्निकल इंटरव्यू, प्लस हर एक क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही नहीं कि जैसे आपसे उठा करके पूछ लिया कि यार एम्पियर्स लॉ या कुछ भी लॉ, कुछ भी नहीं। आपसे पूछा जाएगा, जैसे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पे आपका ओपिनियन क्या है, जो करंट डेवलपमेंट्स हैं। आप मोबाइल कह रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर ऐसी चीज बताइए कि एक आम आदमी के लिए मोबाइल की एप्लीकेशन से कैसे लाइफ इजी हुई है।
अरे वो लास्ट टाइम तो मुझे जैसे अब हॉबीज में सबको रहता है कि स्पोर्ट्स के अंदर पूछ लेंगे, अलग अलग पैनल होता है तो ये लग पे है काफी चीजें। अब जैसे मुझे लगा कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स में कुछ पूछेंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगा। उन्होंने मुझसे स्पोर्ट्स में, जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूं, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ विल यू यूज योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन इंप्रूविंग इन योर ट्रेनिंग इन बैडमिंटन। दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा बैडमिंटन में भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी ब्रांच को बहुत अच्छे से समझें कि उसका करंट डेवलपमेंट या करंट एप्लीकेशन क्या चल रहा है, और पूरा एप्लीकेशन बेस्ड प्लस ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन वो जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, आप उन्हें बहका नहीं सकते हैं। वो आपसे जब चेयर से आपका इंटरेक्शन होता है तो वो डायरेक्ट आपसे कह देते हैं कि वी विल एक्सपेक्ट यू ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, डायरेक्टली टेल दैट यू डू नॉट नो द आंसर, डू नॉट ट्राई टू डेविएट अस। वो डायरेक्टली वन वर्ड में उसने मुझसे स्टार्टिंग के अंदर ये बोला। तो नहीं आता है तो मना करो। आप ऐसे चला नहीं सकते हैं जैसे अपन कॉलेज के वाइवा में चला देते हैं कि ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। और हर एक चीज पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड था। अब ये लक है, जैसे किसी के, हमारे टाइम 2 पैनल थे। मेरा शायद 24 सर के में था, और उधर शाश्वती मैडम एक दूसरी हैं, पता नहीं कौन सी मैडम, एक उनका मैडम का पैनल था। मैडम के पैनल में शायद पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे गए। मुझसे चेयर ने ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपके बारे में या कुछ भी। प्लस आप अगर किसी ने जॉब कर रहे हैं तो जॉब एक्सपीरियंस इज लाइक मस्ट, उस पर क्वेश्चन रेज होगा ही होगा। वो चेयर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि आप क्या करते थे, कैसे करते थे, बस थोड़ा बहुत वो सब होगा। तो सर हम लोग तो सबसे पहले मुझे वो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जानना है आपसे कि आपने बोला क्या उस चीज का आंसर। अरे मैं खुद शॉक्ड एक्चुअली। मुझे लगा कि मैंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बैडमिंटन में भाई आप फीडबैक के रूप में यूज कर सकते हैं कि अपना वीडियो रिकॉर्ड किया। तो मतलब मुझसे स्टार्ट हुए कि तुम्हें पता है कि शांतनु हर एक गेम के अंदर फीट मूवमेंट्स नेसेसरी होते हैं, तो तुम फीट पे सेंसर लगा दो। अब जैसे आजकल आपने देखा हो कि कई सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, जैसे मैंने 2 ही लिखे थे, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। तो एक मॉक ड्रिल नाम की या रोबोट टाइप शटल चलती है, जिसमें शटल्स उधर रोबोट से भेजा जाता है ऑटोमेटिक टाइप से। तो वो सब आप टेक्निकल डेवलपमेंट ही है उस टाइम टीम का कि वहां से भेज रहे हैं, और आप मतलब आपको एक पर्सन की जरूरत नहीं है। आप अपना एनालिसिस वीडियो से कर सकते हैं कि आप कैसे कैसे भाई अपना आपका कितना टाइम में कितने जगह मूव कर पा रहे हैं। यदि फीट सेंसर्स लगे हैं तो आप उससे इंप्रूव कर पा रहे हैं। बट ठीक है, मतलब मैं इनके ज्यादा आंसर नहीं कर पाया था इन सब चीजों के। तो मैं खुद एक्चुअली शॉक था, क्योंकि अब जैसे ये लक है, इसीलिए मैं कहता हूँ। अभी जब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे प्री प्लस मेंस मिलाकर मार्क्स मिला करके मैं आई थिंक आई वाज ऑन द 5th और 6th रैंक। ओके, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंटरव्यू में 24 सर के, अब देखिए पैनल होता है, कुछ चीजें लक पे हैं। जहां राजीव नारायण सर ने नंबर देना बंद किया है, वहां से मैडम ने नंबर देना स्टार्ट किया है। तो इट वाज जस्ट ए प्योर लक कि सर ने मैक्सिमम नंबर दिए 110 तक, मैडम ने 110 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि सर का ये फर्स्ट टाइम ईएस इंटरव्यूज है। तो अब ये लक है। लेकिन मुझे एक बात बताया, मैंने कहा ना, रोमन सैनी सर ने यही कहा था कि जब कुछ तुम्हारे हाथ के अंदर है ना, वो नहीं छोड़ना है। आज मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे पता है कि उसमें मेरी मेहनत काम आई। लक भी मुझे डिफाइड तो नहीं कर पाया। अगर आप देखें तो अगर मैंने ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारा है और पूरा अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, तो ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि मैं 6 से उठा करके 15 पे पहुंच गया, 16 पे पहुंच गया। ठीक है, मैं उसके लिए नहीं कहता, वो तो अब लक है जिसका मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मेरे हाथ में था ऑनेस्टी से, उसको तो फॉलो किया ना। तो आज मैं लिस्ट में तो हूँ, 16 पे हूँ। तो कितना डेविएट कर पाए, ज्यादा तो नहीं कर पाए। मतलब वही है, आपकी मेहनत का रोल ज्यादा है। लक अगर खराब से भी खराब रहा तो आप थोड़ा सा डेविएट होंगे, पर उतना भी ज्यादा नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने कहा कि ये तो ईएस का इंटरव्यू का था, बाकी इंटरव्यू से क्या फर्क रहता है, वहां पर क्या पूछा गया था, कुछ बताइए उसके बाद। देखिए, सेकंड इंटरव्यू मैंने दिया है इसरो। इसके बाद जो मतलब 11 को मेरा ये इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद मैंने 3 अप्रैल को इसरो का इंटरव्यू दिया है। इसरो इज लाइक बिल्कुल इस साल तो शायद वो बहुत ही, मतलब इसरो में आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि आपके कपड़े कैसे हैं, टाई कैसी है, बाल कैसे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेट टू प्योर टेक्निकल, और कोई हाई एप्लीकेशन नहीं, बिल्कुल बेसिक्स पे। और इस साल तो एक्चुअली डिजिटल था, तो वो एक तरफ आपका वीडियो के अंदर 8 साइंटिस्ट एक साथ बैठे होते हैं। मतलब आपको वीडियो में, जैसे मैं आपको भी इस समय एक पिक्चर देख पा रहा हूँ, ऐसे 8 जने मेरे को सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले चेयर स्टार्ट करते हैं। और अच्छी बात ये थी कि इसरो में एटलीस्ट इस साल तो ये हुआ है, मैक्सिमम जगह होता है। जैसे ईएस में आपसे ये नहीं पूछा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये लग था, मुझसे नहीं पूछा, वो रैंडम स्टार्ट हो गए, कहीं से भी कहीं भी खत्म कर दिया। इसरो में मुझसे ये पूछा गया कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम बचा नहीं था, क्योंकि 11 को वो था और 25-26 को एयरपोर्ट अथॉरिटी था। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मुझे जॉब चाहिए था। तो मैंने तब इसरो के लिए मैं उतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं कर पाया। अब हुआ है कि मुझसे पहले जिस बंदे का इंटरव्यू हुआ, उसको 1 मिनट के लिए गलती से अपनी फाइल लाने का मौका मिल गया। तो हमने उससे पूछा कि क्या पूछ रहे हैं। उसने कहा कि इसरो इज लाइक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बिल्कुल कोर सेक्टर है, तो वो कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट है, तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे उस एक सब्जेक्ट को। तो प्लस वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके अच्छे सब्जेक्ट्स क्या हैं।
तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे बेस्ट सब्जेक्ट थे वो बोलने, तो बेस्ट ये है कि कम्युनिकेशन में आगे से ही बोल दूंगा कि मुझे पसंद है, क्योंकि वो वैसे भी पूछेंगे ही। जब मैं अंदर घुसा तो वो बस स्टार्ट हुआ, तो मैंने बोला था डिजिटल, कंट्रोल और कम्युनिकेशन, ये 3 मेरे सब्जेक्ट्स थे। और वो स्टार्ट होते हैं तो एक जो आपका मेन चेयर पैनल होता है, तो बिल्कुल बेसिक्स पे क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक्स। और एक क्वेश्चन जैसे कम्युनिकेशन में जब स्टार्ट हुए, तो कम्युनिकेशन के ही एक, मुझे लगता है सबका ही इस साल ऐसा इंटरव्यू जा रहा है कि कम्युनिकेशन में वो डीप में, तो वो जैसे ही आप बैठते हो 2 मिनट बाद आपको खड़ा करके बोर्ड पे एक पेन दे देते हैं, मार्कर वाले बोर्ड पे। उसने मुझसे ड्रॉ कराया एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम, उस पर मुझसे 10 मिनट तक सवाल पूछता रहा। जब तक वो आपको तोड़ नहीं देगा तब तक छोड़ेगा नहीं। तो पूछते जा रहा, और हर एक चीज इतनी इंटरेस्टिंग लग रही कि वो आपसे आइडिया लेने की, अब इसको कैसे इंप्रूव करोगे, ये एक छोटा छोटा इश्यूज है, इसको कैसे सुधारोगे, ये जैसे उसमें कई एनर्जी टाइम के क्वेश्चन चलते हैं, टाइम नहीं बढ़ाना है, एनर्जी कैसे बढ़ाओगे, एरर कैसे कम करोगे, क्या तुम काम में लोगे, ये ब्लॉक डायग्राम बना दो, वो ब्लॉक डायग्राम बना दो। तो बिल्कुल बेसिक्स पे थोड़ा सा, बस ये कि बहुत टेक्निकल एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, डीप में जाते हैं इसरो में, तो जबकि ईएस में इतना डीप में नहीं जाते हैं। ईएस में कुछ था, ठीक है। इसरो के बाद मैंने दिया है वाइजैक स्टील का RINL जो प्लांट है, उसमें लाइक बेसिक इंटरव्यू, मतलब काफी बेसिक इंटरव्यू आपका, बस नॉर्मल आप कहाँ से हैं, फैमिली कैसे कहाँ बिलोंग करती है, आप जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और नॉर्मली बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो वो उसमें हो रहा है, क्योंकि BSU का सीन ऐसा है कि उसमें 85% रिटर्न होता है और 15% मार्क्स मात्र आपके इंटरव्यू के होते हैं। तो एक तरह की खाना पूर्ति टाइप ही है। मुझे लगता है कि शायद वो मार्क्स सिर्फ इसलिए हैं कि किसी एक पर्सन को रिजेक्ट करना है तो वो अपने हाथ में रखने के लिए, क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया इंटरव्यू का भी रख देते हैं। अदरवाइज आप उस 85 या 100 में से आपके जब ऑलरेडी टेक्निकल पेपर के नंबर ज्यादा हैं, तो कहाँ रोकोगे आप बच्चे को? उसमें इतना नहीं। इसरो इज लाइक प्योरली ऑन इंटरव्यू, रिटर्न के मार्क्स कंसिडर ही नहीं होते हैं। तो वो अलग अलग एक्सपीरियंस है पूरा, तीनों के इंटरव्यूज लाइक बिल्कुल डिफरेंट। PSU का अलग है, इसरो अलग है, ES अलग है। बहुत सही है सर, मतलब आपने हर एक चीज को डिफाइन करके अच्छे से बता दिया। यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँ कि ES आपको मैनेज कराना चाहता है कि नहीं सर, आपको देखना चाहता है कि आप एज अ ऑफिसर कैसा परफॉर्म करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, किसको कैसे जवाब देना है ये आपको पता रहना चाहिए। साइंटिस्ट हो, इसरो में हो, तो पूरा टेक्निकल आना चाहिए, क्योंकि वहां पर काम निकालना है, वहां पर आपको आना चाहिए कि यहाँ पर क्या डिजाइन होगा, हर एक चीज आपको पता रहना चाहिए। और जो PSU कंपनियां रहती हैं मोस्टली आपको उनके प्रोडक्ट्स बेचने रहते हैं, तो आपका इंटरेक्शन अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हो। तो ये थोड़ा सा हर चीज के लिए कंसिडर किया जाता है। तो ऑलमोस्ट सर हम लोगों ने हर एक चीज को कवर कर लिया। प्री मेंस इंटरव्यू ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे हैं। हम लोग आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहते हैं सर, आपको क्या लगता है कि आपका वो कौन सा सीक्रेट है जो आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों को बताना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि हमेशा आपको मोटिवेट करता रहा आगे बढ़ने के लिए, मुश्किल की घड़ियों में भी आपको बोलता रहा कि नहीं शांतनु आगे बढ़ो, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिप्रेसिंग टाइप का मोमेंट आपके भी लाइफ में कभी ना कभी आया होगा, आपने भी सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है करके। तो वो बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको कौन बनाता है शांतनु, आपकी क्या स्पेशलिटी है? देखिए, डिप्रेशन की बात तो ऐसी है कि जब मैंने गेट 2020 दिया या 80 के बाद एक PSU कॉल नहीं आया। तो आप इमेजिन करिए कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपके पास जॉब नहीं है, मैंने RRB का पेपर नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स उसमें प्लेस हो गए हैं। अब वो मेरे पास एक क्वेश्चन उठ रहा है कि यार तू देता तो तेरा भी उधर हो ही जाता जब इनका हुआ है। तो अब तीसरी बात, जब एक लोकल इंटरव्यू, मैंने राजस्थान का भी एक पेपर दिया था, उसके इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने मुझे काफी तोड़ा, मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने मतलब इतना डिप्रेस हो गया था कि अरे क्या चल रहा है, जब तक मेरा मेंस का रिजल्ट आया नहीं था इंटरव्यू वाला। तो मैंने कहा भी चल क्या रहा है, तो मैंने जाकर के एक लोकल कोचिंग में भी टीचर का इंटरव्यू दिया है 1 दिन के लिए। उसने मुझसे पूछा कि अरे यार तू इंटरव्यू दे क्यों ना है जब तेरा ये सब डिटेल्स है। बोले मेरे पास तो ऐसे टीचर ही नहीं है जिनकी यार 80 गेट में रैंक है। उस जो टीचर, उस कोचिंग का ओनर था, उनसे मुझे कहा कि यार तू जा, डिसाइड कर और आराम से आना। मैं इतना फेडअप हो गया। तब मैंने कहा क्या करूं। तो मेरे एक टीचर हैं काफी अच्छे, विभव गौतम सर के सर, मैंने उन्हें कॉल लगाया और पूरा उन्होंने मुझे 1 घंटा देकर के, मेरे काफी अच्छे क्लोज टीचर हैं, उन्होंने 1 घंटे तक मुझसे बात की और मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उसी के 4 दिन बाद जब ES का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि भाई अब बात ऐसी है कि उसने, सर ने मुझसे यही कहा कि शांतनु अब आर पार की लड़ाई है। अगर तुझे वाकई लगता है कि तू कर सकता है तो कुछ नहीं देखना, कोई और एग्जाम नहीं देखना। तो मैंने लगभग 3 महीने तक ES के अलावा कुछ छुआ ही नहीं है। दिसंबर से लेकर के जब तक मेरा मार्च तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च तक,
दूसरा एक बिलीफ होता है जो मेरे अंदर, अब क्या होता है कि आप लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि गुफा के अंदर रह के प्रिपेयर कर रहे हैं, बाहर तो निकलेंगे तो सब आप पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि अरे यार ये रोज आपके घर में दिखता है तो भाई ये क्या कर रहा है, सब आपसे सवाल पूछते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ये प्रेशर आता है। लेकिन मजा तब है जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम उन्हें रिप्लाई करोगे, तब कोई सब ये कहते हैं कि ये मेरा वो लगता है, ये मेरा वो लगता है, सब क्रेडिट उठाता है। वो एक रिजल्ट आपका पूरा लाइफ बदल देगा। बस और वो हर चीज को भी डिफाइन कर देगा कि आपने इतने दिन तक कहाँ गायब थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि इसके बीच में अगर आप कभी ये बोलो कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं मैं ये कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें बहाने लगती है। बस रिजल्ट ही है जो जवाब दे सकता है। जिस दिन उस लिस्ट में आपका नाम आता है, आप सोशल स्टेटस के अंदर एटलीस्ट आप कहाँ पहुंच जाते हैं इसका आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो वो सब, अब दूसरा ये है कि अब आपके खुद के ऊपर है, पढ़ना आपको है, एग्जाम में क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे, कुछ अलग से तो कुछ नहीं पूछा जा रहा है, पर्सनल डिटेल लोग पूछ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं, आते हैं तो करने, नहीं आते तो नहीं। लेकिन एक बात ये है कि चढ़ाई किसी लाइफ के अंदर है ना, बार बार पढ़ाई होती नहीं है, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं। कि अब जैसे मैं इसमें घुस गया था, अब मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है, जब पहुंचना ही है ना तो पहला स्टेप या पहला कदम इतना ऊपर रख दो कि आगे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। जैसे मैंने आरआरबी जेईई नहीं दिया, आज मेरा फ्रेंड उसको ज्वाइन करने के बाद पछता रहा है कि अब मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता, ज्वाइन भी कर लिया है। ये बात मुझे पता थी कि अरे यार बनना है तो यही बनना है ताकि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं, प्लस मेरे को इसके बाद कुछ अलग से फिर से दोबारा से ये जर्नी ना फॉलो करनी पड़े। अगर आप कुछ और करना है तो अब इसके ऊपर जाना है, ये आपके खुद के हाथ में है। तो अपना गोल, और दूसरा हर साल बच्चे ही निकलते हैं, जब वो लोग निकल सकते हैं तो आप भी निकल सकते हैं। क्या अंतर होगा? सिर्फ मेहनत का ही तो होगा और कुछ भी नहीं। और मेहनत हर इंसान के खुद के हाथ में होती है। ये सब फालतू की बातें लोग कहते हैं लक 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 इंटरव्यू में जाके मैटर करेगा, उससे पहले इतने नंबर ले आओ कि जरूरत ही ना पड़े, वो तो तुम्हारे हाथ में ही है। क्वेश्चन ही तो पूछेंगे, बस करो मेहनत, आराम से सिलेक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीजें सीखने के लिए। स्टूडेंट्स तो इंस्पायर हुए ही हैं, मैं भी आपसे कुछ ज्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच, इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया। आज यहाँ पर एक भी स्टूडेंट इस बात से अगर इंस्पायर हो जाए, उसके लाइफ में चेंज आ जाए, तो ये वीडियो हम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। आई होप आपको भी आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अरे सर काफी अच्छा है, अगर मेरे कुछ बताने से किसी का फायदा होता है तो अच्छा है। बहुत सही सर, बहुत सही, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम रहे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग ऐसी वीडियोस आप लोगों की और लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।